आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो लोग भी इस बार आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस सेशन को देख लीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इसी पैटर्न पर और इसी लेवल पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और फ्रेंड्स देखिए, इस बार आपके पास एक बहुत ही अच्छा अवसर है। इस बार आप आरआरबी एनटीपीसी में निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन ले लीजिए। और देखिए, उसमें हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इसी क्रम में आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 12th सेशन यानी कि 12वां सेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 11 सेशन 11 सेशन मैंने आपको करा दिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको पूरा देख लीजिएगा, कंप्लीट सेशन को देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और आज हमारा यह आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेशन नंबर 12 है, यानी कि वीडियो नंबर 12 है। इससे पहले 11 वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और देखिए यहाँ पर एनटीपीसी लिखा गया है। और लास्ट ईयर जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, CEN 01/2019। यहाँ पर भी देखिए एनटीपीसी लिखा गया है और पेपर लिया गया था ये 8/4/2021 को। यानी कि यह आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेक्शन में एनटीपीसी लिखा गया है। चलिए पहला प्रश्न पढ़िएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था। जब मैंने आपको पिछला सेशन कराया था तो उसमें इस विषय को मैंने रॉलेट एक्ट के बारे में और गांधी जी ने जो इसके विरुद्ध में सत्याग्रह किया था उसके बारे में बिल्कुल मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो सेशन जो है आप बिल्कुल कंटिन्यू देखते चलिए। यह एक तरह का कड़ी है, एक तरह का सीरीज है। अगर आपने पिछला सेशन मिस किया हुआ है तो आप जाइए, मैंने इनका प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बात यहाँ पर रॉलेट एक्ट की आई हुई है। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, आपको पता है। और रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, सब कुछ आपको डेट सहित याद रखना है। देखिए, रॉलेट एक्ट जो है ये 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। और इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था, ठीक है। गांधी जी ने जो है इसी कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल, यहाँ ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाया था। तो देखिए, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किया था, तो फ्रेंड्स ये 1919 में इन्होंने किया था, ठीक है ना। इसको रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा देखिए, रॉलेट एक्ट जब लागू हुआ था उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय जो था ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक है ना। लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल जो रहा था लॉर्ड चैम्सफोर्ड का, ये 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक रहा था। और देखिए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय ही जो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसी के समय में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है
इसी के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि एक प्रश्न के साथ साथ कम से कम 2-3 प्रश्न आपका करवाते चलूँ। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप निश्चित रूप से उसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है कि प्रतीक में खाली स्थान दिया गया है से बने शेर को दर्शाया गया है। अच्छा, बात यहाँ पर मेक इन इंडिया की आई हुई है। अच्छा, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? तो मेक इन इंडिया स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2014 को। ये डेट आप याद रखिएगा। भारत में विनिर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसको बढ़ाने के लिए, विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए यह स्टार्ट किया गया था। कब? तो 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेक इन इंडिया में जो है यहाँ पर देखिएगा चक्र दंतों से बना हुआ एक शेर जो है, यानी कि जिसमें स्टील की सिलियों का घुमाव है, इसको जो है दर्शाया गया है। ठीक है ना। और यह जो है ये आपका चक्रदंत से बना हुआ शेर, यह निर्माण ताकत एवं राष्ट्रीय गर्व को दर्शाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? यानी यहाँ पर जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं इनमें से जो घटनाएं हैं वो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1930 में हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1942 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड अभी मैंने आपको बताया 1919 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर चौथा हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ये डेट सहित आप याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अष्टक नियम, जिसको कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है, किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, अष्टक का नियम जो है जिसको ऑक्टेव्स लॉ कहा जाता है, ये किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स ये प्रतिपादित किसने किया था बताइए? तो ये क्या था? न्यूलैंड्स ने। किसने प्रतिपादित किया था? तो ये न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया था। ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न बनता है कि न्यूलैंड का अष्टक का नियम केवल किस तत्व तक लागू होता है? तो याद रखिएगा न्यूलैंड का अष्टक का नियम जो है केवल कैल्शियम तक जो है, केवल कैल्शियम तक ही लागू था। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। और देखिए ये जो अष्टक का नियम का सिद्धांत है, यानी कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, इस सिद्धांत में जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने कहा कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कैल्शियम के बाद यह नियम वैध नहीं रहा, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान नहीं है। ठीक है। अच्छा, डोवर नायरन ने क्या दिया था? तो इन्होंने ट्रायड का लॉ दिया था, त्रिक का नियम दिया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान में शिक्षा को, देखिए शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? फ्रेंड्स देखिए प्रश्न फिर से पढ़िए कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए आपको पता है कि भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। और जो 7वीं अनुसूची है, जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के बारे में आपको याद होगा। 7वीं अनुसूची में जो है आपको बखूबी याद होगा कि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। और इसी 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। और देखिए इसी में पूछा गया है कि शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है ना। अच्छा, एक श्रमिक संघ अगर पूछा जाए, प्रश्न ये भी बनता है कि श्रमिक संघ, ठीक है ना, ये किस सूची में आता है? तो श्रमिक संघों को जो है इसको भी समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, श्रमिक संघों, औद्योगिक और श्रम विवादों से संबंधित मामले समवर्ती सूची के दायरे में आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे।
अगला प्रश्न है हमारा कि कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। अच्छा, कजरी लोक नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, ये अगर प्रश्न बनेगा तो आप क्या जवाब दे दीजिएगा। कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है ना। और ये जो है किस ऋतु से संबंधित है, तो ये वर्षा ऋतु से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर मानसून राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। वर्षा ऋतु भी आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए थोड़ा सा जल्दी में हम लोग सेशन को कवर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नोटा, नाटो मत पढ़िएगा, नाटो दूसरा है, ठीक है ना। ये नोटा पूछा गया है, यानी कि जो नन ऑफ द एबव होता है, ठीक है ना। देखिए जो आपका चुनाव में यूज करते हैं हम लोग नोटा, वही है। नोटा के विकल्प को भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में, ये हिस्से के रूप में कब शामिल किया गया था, ये पूछा गया है। तो नोटा का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया कि नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, और 2013 में यह एक विकल्प के रूप में प्रदान किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था, तो 2013 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा 2013 में किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नॉन ऑफ द एबव है, नोटा है, यह विकल्प सीधे तौर पर मतदाता को, जो वोटर्स हैं उनको किसी भी उम्मीदवार को जो है मैदान में न चुन करके नकारात्मक राय व्यक्त करने का अधिकार देता है, ठीक है। चलिए 2013 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन कहाँ पर है, तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन, तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कुछ कर्नाटक में थर्मल पावर स्टेशन का नाम, तो याद रखिएगा एक बेल्लारी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन कर्नाटक में है। अच्छा, एक रायचूर थर्मल पावर स्टेशन पूछा जाएगा कहाँ पर है, रायचूर थर्मल पावर स्टेशन, तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुडगी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो कुडगी भी कर्नाटक में है। अच्छा, अगर आपसे महाराष्ट्र में पूछा जाए तो चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। तेलंगाना में रामागुंडम का नाम याद रखिएगा, रामाकुंडम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो रामागुंडम तेलंगाना में है। तो देखिए मैंने एक प्रश्न के साथ साथ 4 प्रश्न आपके कवर करा दिए हैं, ठीक है। ये थर्मल पावर स्टेशन पूछे जा सकते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेल्लारी, रायचूर और कुडगी ये कर्नाटक में है, चंद्रपुर खापरखेड़ा महाराष्ट्र में है, रामागुंडम तेलंगाना में है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है। WTO जो है यह एस्टैब्लिश्ड कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है, ठीक है ना। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो उनका नाम याद रखिएगा नगोजी अंकोंजो, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ अंग्रेजी में अंकोंजो इवेला, ठीक है ना। कौन है, तो नगोजी अंकोंजो इवेला, ये जो है WTO के डायरेक्टर जनरल हैं, ये लेडीज़ हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। अब बात आई है कि WTO इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है, तो WTO जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देशों के बीच वैश्विक व्यापार के नियमों की देखरेख करता है, वैश्विक व्यापार के नियमों की देखरेख करता है। एस्टैब्लिश्ड 1995 में हुआ था, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, डायरेक्टर जनरल अभी नगोजी अंकोजो इवेला हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगे के उदाहरण की बात करते हैं तो याद रखिए रेडियो तरंग है, उसके बाद देखिए माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, ठीक है ना। दृश्य प्रकाश भी है, दृश्य प्रकाश भी है, उसके बाद परावैगनी भी है, परावैगनी भी है, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्सरेज भी है, गामा भी है, ठीक है ना। ये सभी आपके विद्युत चुंबकीय तरंग के एग्जाम्पल हैं। नहीं पूछा गया है तो ये अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इस चीज़ को आप फ्रेंड्स बखूबी याद रखिएगा, ठीक है ना। जो अल्ट्रासाउंड है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के एग्जाम्पल बता ही दिए थे, 3 तो आपको यहाँ पर मिल गए। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको दृश्य प्रकाश, परावैगनी, एक्सरे, गामा किरण याद रखिएगा, पूछा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद देखिए 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का उपयोग शुरू किया था? ये कौन सा सल्तनत कालीन सुल्तान था जिसने जो है सोने और चांदी की जो रेगुलर करेंसीज थी उनके स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो ये शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबा के सिक्के चलाए थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अच्छा, इसी के समय जो है इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता, ठीक है ना। इब्न बतूता ये कहाँ का था? मोरक्को का था। इसी के समय में आया था भारत ये मोरक्को यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक रहला है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और देखिए ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने कृषि की विकास के लिए एक विभाग बनाया था। उस विभाग का नाम है अमीर ए कोही। अगर आपसे पूछा जाए कि अमीर ए कोही जो है किस प्रकार का विभाग था, तो कृषि विभाग था। किसने इसकी गठन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम बदल करके रखा था दौलताबाद। ठीक है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो कितने पॉइंट्स मैंने आपको बताएं? 4-5 पॉइंट्स याद रखिएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। लाइक बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। चलिए देखिए, किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर यानी कि त्रिस्तरीय, हम लोगों ने हिंदी में पढ़ रखा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? अच्छा, सबसे पहले तो पंचायती राज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर सन 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया था। ठीक है, आपको बखूबी याद होगा। और फ्रेंड्स ये 73वां संविधान संशोधन जो है इससे के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है ना। 3 स्तरीय यानी कि 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के बेहतर कामकाज की जांच और सुझाव देने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति नियुक्त किया गया था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद यानी कि जो 3rd टायर था, इन्होंने ही इसका अनुशंसा किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक मेहता समिति। तो देखिए अशोक मेहता समिति ने जो है 2 स्तरीय यानी कि 2 टियर पंचायती राज प्रणाली की इन्होंने सिफारिश किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, 2 स्तरीय प्रणाली। और देखिए ध्यान रखिएगा जो आर्टिकल हमारा 40 है, अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है ना, ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? तो आपको अब इसलिए याद होगा कि ये रोहित शर्मा है। इन्होंने 3 डबल सेंचुरी लगाया है वनडे क्रिकेट में। अच्छा, वनडे क्रिकेट में पहला डबल सेंचुरी लगाया था सचिन तेंदुलकर ने मेंस में। अगर वुमेन्स में पूछेगा कि जो वुमेन क्रिकेट है, वुमेन क्रिकेट में पहला डबल सेंचुरी ओडीआई में किसने लगाया था? तो ओडीआई में जो लगाया था उनका नाम क्या है? तो उनका नाम भी आप याद रखिएगा। ये आपकी महिला क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क। इनका नाम है बेलिंडा क्लार्क। ठीक है ना, बेलिंडा क्लार्क इनका नाम है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के यहाँ के बना लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, भारत के देखिए दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे? अच्छा, चंद्रयान 2 उस समय हो सकता है एग्जाम के आसपास था। ठीक है ना, लेकिन अब आपको चंद्रयान 3 याद रखना है। चंद्रयान 3। अच्छा, चंद्रयान 2 के बारे में पहले बात कर लेते हैं। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, याद रहेगा। और इसमें टोटल पूछा गया कितने पेलोड ले जाए गए थे? तो 13 पेलोड ले गए थे। ठीक है। अच्छा, चंद्रयान 3 अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4-5 पॉइंट में बताऊंगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई
2023 को, ठीक है ना, 2023 याद रखिएगा, 2023 को जो है लॉन्च किया गया था सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक है। और इसमें टोटल 7 पेलोड ले गए थे चंद्रयान 3 में, 7 पेलोड। जो उसका लैंडर है विक्रम, इसमें 4 पेलोड थे, ठीक है ना। और जो रोवर है प्रज्ञान, उसमें 2 पेलोड थे और 1 पेलोड था प्रोपल्सन मॉड्यूल में, तो टोटल 7 पेलोड थे, ठीक है ना। अच्छा, पूछा जाएगा जो आपका लैंडर का नाम विक्रम है, याद रहेगा। प्रज्ञान जो है ये रोवर का नाम है। अच्छा, रोवर जो था प्रज्ञान, उसमें टोटल कितने पहिए थे, तो 6 पहिए थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो चंद्रयान 3 था फ्रेंड्स, चंद्रयान 3, उसके अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछेगा, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम और मिशन डायरेक्टर का नाम दोनों याद रखना है। देखिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या था, तो पी वीर मुथुवेल, पी वीर मुथुवेल, ठीक है ना, वीर मुथुवेल, ये आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम था। और मिशन डायरेक्टर का नाम था मोहन कुमार, ठीक है ना। और जब ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, उस समय इसरो के चेयरपर्सन कौन थे, तो एस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए देखिएगा, उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसको कि नाटो बोला जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है कहाँ पर है। अच्छा, नाटो से संबंधित एक प्रश्न करंट का बनेगा कि अभी देखिए नाटो में टोटल 32 कंट्री हैं, ठीक है। और सबसे जो नया इसका 32वां सदस्य देश नाटो का बना है, वो कौन सा देश बना है, तो ये स्वीडन बना है। कौन सा बना है, स्वीडन बना है, ठीक है, याद रखिएगा। नाटो एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1949 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। एक बड़ा इमाम बाड़ा है और एक छोटा इमाम बाड़ा है। तो सबसे पहले आप बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में जान लीजिए, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। छोटा इमाम बाड़ा भी बड़ा इमाम बाड़ा के ही पास में है, ठीक है। अच्छा, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है और इसका निर्माण जो है आसफ-उद-दौला ने करवाया था। अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने 1784 में करवाया था, आसफ-उद-दौला ने, ठीक है ना। और छोटा इमाम बाड़ा जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो छोटा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था किसने, तो फ्रेंड्स अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह ने। अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह ने, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ मोहम्मद अली शाह ने, ये भी अवध के ही नवाब थे, इन्होंने करवाया था, ठीक है ना, छोटा इमाम बाड़ा का निर्माण। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। न्यूरॉन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, न्यूरॉन्स जो हैं ये तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई होती है, जो शरीर के विभिन्न भागों में सूचना संचारित करने का इनका विशिष्ट कार्य होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और एक न्यूरॉन अपने कार्य और स्थान के आधार पर आकार और माप में भिन्न होता है और सभी न्यूरॉन के 3 अलग अलग भाग होते हैं। ये भाग होते हैं आपका डेंड्राइट, एक्सॉन और सेल बॉडी, ठीक है ना। तो इसमें से हिस्सा नहीं है शंकु। कौन जो है, कौन ये न्यूरॉन्स का पार्ट नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। न्यूरॉन के ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों का नाम याद रखिएगा, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट, ठीक है ना। कौन जो है शंकु, तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, शलाका, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ शलाका और शंकु, शलाका और शंकु यानी कि कौन। शलाका और शंकु नामक संवेदी तंत्रिकाएं जो हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो शलाका और शंकु नामक ये जो संवेदी तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं ये रेटिना में पाई जाती है, जो आँख का भाग होता है रेटिना में, ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मारूनी नृत्य जो है, ये नी है मारूनी, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस तरह से, मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। मारूनी नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो फ्रेंड्स मारूनी ये सिक्किम का है। कहाँ का है मारूनी, तो फ्रेंड्स ये सिक्किम का है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसे फरवरी 2021 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, ठीक है, का नया अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए 2021 में प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है इस साल 2024 में आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए। करंट का पैटर्न देख लीजिए कि RRB NTPC CBT 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करंट अफेयर्स किस तरह से पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 2021 की में पूछा गया था, तो इसका आंसर होता है विजय सांपाला। लेकिन अभी 2024 में हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम याद रखिएगा किशोर मकवाना है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है किशोर मकवाना, ठीक है ना, किशोर मकवाना है अभी, क्लियर ना, याद रखिएगा। चलिए,
महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क या समुद्री उद्यान ये कहाँ पर है? अच्छा, इसको कहा जाता है वांडूर नेशनल पार्क भी, वांडूर राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना, वांडूर राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? तो ये अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर के वांडूर में स्थित है, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। 1983 में जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में पारित हुआ था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, तो इसी के तहत 1983 में जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, खाली स्थान दिया गया है कि अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ फसल हैं, यानी कि किसके अलावा बाकी जितने भी हैं, मतलब 4 ऑप्शन में होते हैं, तो एक के अलावा 3 जो है खरीफ फसल है। तो सबसे पहले देखिए, बाजरा खरीफ है, रागी खरीफ है, मक्का खरीफ है। गेहूं जो है ये रबी फसल होता है, ये आपका रबी फसल है, ठीक है ना। तो गेहूं के अलावा बाकी जितने हैं ये खरीफ फसल है। क्लियर ना? चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, खड़िया बिल्कुल है, चूना पत्थर बिल्कुल है, संगमरमर बिल्कुल है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर ना? अब देखिए यहाँ पर आप जिप्सम राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों होगा? तो जिप्सम जो है ना ये कैल्शियम सल्फेट का एक रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं। इसका फॉर्मूला आता है CaSO4 × 2H2O, और इसका केमिकल नाम अगर हम कहेंगे तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। तो ये कैल्शियम सल्फेट है, न कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए जिप्सम यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, खाली स्थान दे रखा है, में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट है। तो देखिए भारत में स्थित ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है, सुंदरवन जो आपका वेटलैंड है एक तरह का, और ये विश्व का आपको पता है कि यह सबसे बड़ा जो है आपका वेटलैंड है एक तरह का, ठीक है ना। और ये आपके भारत और बांग्लादेश में पड़ता है, तो ये बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था? फरवरी 1922 की घटना है, ठीक है ना, ये घटना चौरी चौरा कांड, और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा पड़ता है, वहीं पर ये कांड हुआ था। और गांधी जी जो है इस घटना से काफ़ी इनको दुख पहुंचा था, काफ़ी ये क्षुब्ध हो गए थे, और इन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में पूरे में डिटेल में डिस्कस कराया हुआ है। चलिए देखिए, विश्व बैंक की एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं IBRD, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं IBRD, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया था कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसकी स्थापना हुआ था 1944 में, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था वहीं पर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किया गया था, ठीक है ना। और देखिए IMF की भी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही किया गया था, इसीलिए जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक को जो है ब्रेटन वुड का ट्विन बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेटन वुड का ट्विन किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा IMF और WB यानी कि विश्व बैंक, ठीक है ना। 1944 यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि WORM का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए कि WORM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। यहाँ पर देखिए राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? अच्छा, मैंने आपको एक करंट का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बताया था ग्रैमी अवार्ड के बारे में, ठीक है ना, ग्रैमी अवार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए इस साल जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, भारत से संबंधित कुछ लोग हैं, इनका नाम है जाकिर हुसैन, ठीक है ना, जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया, और राकेश चौरसिया, ठीक है ना, ये 2 नाम कम से कम याद रखिएगा। देखिए प्रसिद्ध तबला वादक, ये तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, और प्रसिद्ध शहनाई वादक, ठीक है,
नहीं, एक मिनट, शहनाई नहीं, बांसुरी वादक, प्रसिद्ध बांसुरी वादक, ठीक है ना, प्रसिद्ध बांसुरी वादक। देखिए, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन और प्रसिद्ध बांसुरी वादक राकेश चौरसिया समेत 5 लोगों को जो है, 5 संगीतकारों को इस साल ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तबला वादक जाकिर हुसैन है और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया है। प्रश्न बनेगा कि राकेश चौरसिया इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा बांसुरी से। अच्छा, जाकिर हुसैन पूछेगा तो तबला से। बिस्मिल्लाह खां पूछा गया है, ये शहनाई वादक है, ठीक है ना। सितार का पूछेगा तो पंडित रविशंकर का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। चलिए, देखिए, इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं। अच्छा, जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये चीज़ आप जानते हैं। और न्यूयॉर्क के अलावा जो है, न्यूयॉर्क के अलावा इसके सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय हैं कहाँ पर, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिनेवा में, नैरोबी में और वियना में, ठीक है ना। रोम में नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रोम में इसका क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम डैश भी कहा जाता है। अच्छा, डायलाइजर जो है, डायलाइजर, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो रोगी के रक्त को साफ करने के लिए। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, डायलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है रोगी के रक्त को साफ करने के लिए। और ये जो डायलाइजर है ना, इसको जो है आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, यानी गुर्दा कहा जाता है, कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी अंग्रेजी में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है केरल में किया गया। कहाँ पर, तो केरल के कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ पर आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा, पहला है इसीलिए महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है। तो दरारों और परतों से सीसा, तांबा, टीन और जस्ता प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, तांबा दे रखा है, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनियां नहीं हैं। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो टोटल जो है वो अभी वर्तमान में आपका 25 नवरत्न हो गया है और 13 जो है महारत्न हो गया अभी के डेट में, ठीक है ना। चलिए, और इनमें से पूछा गया कि नवरत्न कंपनी नहीं है, तो जितने भी यहाँ पर कंपनियाँ दिख रही हैं, आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारी की सारी कंपनियाँ महारत्न बन चुकी है। ये सारी की चारों कंपनियाँ अब महारत्न में शामिल हो गई हैं। तो देखिए, नवरत्न कंपनी कोई भी नहीं है, चारों में से कोई नवरत्न नहीं है, सारी के सारी इसमें से चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं ये महारत्न कंपनियाँ हो गई हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी इसमें से कौन सी है, बताइए। तो देखिए, एल्ब्रुस जो है, ये माउंट एल्ब्रुस जो है आपका, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका पड़ जाएगा रसिया वगैरह में पड़ता है, ठीक है। और इसमें से एकांकागुआ राइट आंसर होगा। एकांकागुआ जो है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला के प्रमुख कार्डिलेरा में एक पर्वत है, अर्जेंटीना में है, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका में है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कायगा परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर, कर्नाटक में है, सही है। नरोरा मैंने आपको बताया था, ये राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में रावत भाटा है। नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, तो यही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तारापुर महाराष्ट्र में है, सही है। कुंडलकुलम ये तमिलनाडु में, ये भी सही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय संविधान में सबसे पहले जान लीजिए 5वीं अनुसूची क्या है। तो 5 टोटल जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, मैंने बताया था आपको। 5वीं अनुसूची में जो है आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। अच्छा, 6ठी अनुसूची बड़ा पूछा जाता है। 6ठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्य का नाम याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वहाँ के जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया, 22 भाषाओं का। 12वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची जो है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताती है, नगर पालिकाओं की, ठीक है। और यहाँ पर राइट आंसर जो होगा इसका पहली अनुसूची होगा। जो प्रश्न पूछा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्रों की सूची में शामिल है, ये आपका
पहली अनुसूची है। ठीक है, देखिए 2018 में जकार्ता में एशियाई खेल हुआ था, ठीक है ना, एशियन गेम्स, तो उस समय का पूछा गया है। तो उस समय भी पदक तालिका में चीन ही ऊपर था, प्रथम स्थान पर था। और अभी जो हुआ है 2023 में, ये हांगजू चीन में हुआ था, ठीक है ना, चीन के हांगजू में हुआ था एशियन गेम्स, और इसमें भी चीन ही प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है, चीन पहले स्थान पर रहा था। और भारत जो है, भारत इसमें टोटल 107 मेडल जीत करके पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और अगला जो होगा आपका 2026 में या फिर 2027 में हो, वो जापान में एशियन गेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। सबसे पहले याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता पूछा जाता है कि हुआ था कब। अच्छा, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और देखिए, लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने जो है टोटल 11 मांगे की थी, जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाने लगा। 11 सूत्री मांगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो 11 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने बताया था आपको कि स्टार्ट किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा, महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने ही स्टार्ट किया था, चंपारण सत्याग्रह, ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अच्छा, 2018 में अब आपको पूछा गया था, अब आपको नया वाला जो 12वां विश्व हिंदू सम्मेलन है, हिंदी सम्मेलन, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये दरअसल 2023 में किया गया था, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, और ये किया गया था कहाँ पर? फिजी में। ठीक है ना, फिजी में किया गया था। और 2018 में 11वां किया गया था, ये किया गया था मॉरिशस में। ठीक है ना, और अब आपको 12वां याद रखना है, 2023 में फिजी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, फिजी में किया गया था। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था 2023 वाले में। चलिए, भारत ने देखिए अपने पहले परमाणु बम परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, बताइए? राइट आंसर 1974 में। ठीक है ना, और इसका जो राजस्थान में किया था, और इसका कोड वर्ड जो था स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है ना, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है ना, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है ना, स्माइलिंग बुद्धा अभियान के तहत यह आयोजन किया गया था। दूसरा किया था 1998 में। ठीक है ना, और इसका नाम क्या था, बताइए? तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है ना, ऑपरेशन शक्ति। चलिए, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल के दिन, और इसी दिन जो है पंचायती राज 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अच्छा, 3 मई बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। ठीक है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 3 मई के दिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन तंत्र से संबंधित मेनली जो रोग होते हैं, ये जो आपका एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण, ठीक है ना, इसी से होता है। जैसे अस्थमा वगैरह होता है, नाक से ब्लीडिंग वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम वायु प्रदूषण से होते हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषीय स्तर पर निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? अच्छा, जो पहला स्तर है, ठीक है ना, पहला स्तर में पौधे और शैवाल होते हैं जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं और इनको उत्पादक कहा जाता है। दूसरे पोषीय स्तर पर शाकाहारी पौधे को जो खाते हैं वो लोग आते हैं, जिनको कि हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। और तीसरे पोषीय स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता आता है, यानी कि मांसाहारी जीव आते हैं जो इन शाकाहारियों को खाते हैं, ठीक है। और चौथे पोषीय स्तर पर मांसाहारी जो आते हैं, जो अन्य मांसाहारी को खाते हैं, ठीक है। पहला पोषीय स्तर उत्पादक, ठीक है ना, पेड़ पौधे शैवाल आ गए। दूसरे पर शाकाहारी पौधे को जो खाते हैं जीव, जिनको कि प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तीसरे पर मांसाहारी जीव जो इन शाकाहारियों को खाते हैं, जिनको कि द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और चौथे पर मांसाहारी जो अन्य मांसाहारी को खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दे रखा है। और इस प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है। सेशन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सेशन कंटिन्यू आपके एग्जाम तक चलने वाला है। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। ऑलरेडी मैंने एक पूरा 40-50 सेट का पीडीएफ दे दिया है। जब ये वाला पूरा सेट हो जाएगा तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा।